तो आज हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन देते हैं। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ फॉर्मल सिस्टम इज़ यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट और टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो क्या करती है, वो एक फॉर्मल सिस्टम होता है, यानी कि एक पाथ होता है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का। फॉर एग्जांपल के ले लेते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस होते हैं, तो हमें कम्युनिकेट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज होती हैं। वैसे ही कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो देख लेते क्या होता है। देखो, कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है कि अंडरस्टैंड करता है ओनली कौन सी बाइनरी लैंग्वेज करता है, जैसे कि बाइनरी कोड को अंडरस्टैंड करता है। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी कोड। बाइनरी कोड होता क्या है देख लेते हैं। देखो, इसका एग्जांपल एक लेते हैं कि बाइनरी कोड किस फॉर्म में होता है। जैसे कि 1 0 1 1 1 0, इसी फॉर्मेट में क्या था, अनलिमिटेड होता है। कंप्यूटर बाइनरी कोड को समझता है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके कंप्यूटर में इसको इनपुट कराते हैं, और कंप्यूटर क्या करता है, इसको पहले इसको उसमें ट्रांसलेट करता है, और फिर इसको जब ट्रांसलेट करता है तो बाइनरी कोड में ट्रांसलेट हो जाता है, तब इसको क्या करता है, इस पर वर्किंग करता है। ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख लेते हैं कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एग्जांपल देख लेते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि एक हो जाएगा C++, जावा स्क्रिप्ट, और एक पाइथन जो होता है वो ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसके सिंटैक्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा आसान था। लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बारे में हम क्यों चूज़ किए हैं, क्योंकि ये सबसे पुरानी और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसका सिंटैक्स जो होता है वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या होता है, मिलता जुलता होता है। इससे अगर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम सीख लेंगे तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक काम कैसे करती है। हाँ, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखो, पहले हम मान लेते हैं हम ये सी का कोई कोड लिखा हुआ है इसमें। अभी हम सी का कोई कोड लिखा है, और इसको क्या करता है, कंपाइलर इसको ट्रांसलेट करता है। इसको कंपाइलर क्या करता है, इसको ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट करके क्या करता है, इसको बाइनरी कोड में आउटपुट देता है। और जब, ठीक है, बाइनरी कोड बनाता है इसको, बाइनरी कोड। और बाइनरी कोड में क्या होता है, 1011, जो जैसे कि हमने आपको पहले दिखा दिया है, इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया। अब हमने कोई कोड लिखा है, मान लो सी लैंग्वेज का हमने कोई कोड लिखा है, और उस कोड को क्या करता है, कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट करने के बाद उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो क्या करता है, कंप्यूटर फिर इस पर प्रोसेस करता है। ना कि डायरेक्टली हम सी प्रोसेस नहीं करता है, वो प्रोसेस किस पे करता है, बाइनरी कोड पे। ठीक, तो हम बाइनरी कोड को डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए कुछ हमारे प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो कहते हैं इसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंट किया है, तो जिसकी वजह से हम कोड को लिखते हैं और उसको कंपाइलर के ज़रिए ट्रांसलेट कराते हैं, फिर कहते हैं वो कन्वर्ट करते हैं, तो बाइनरी कोड में ऑटोमेटिक ये कंपाइलर का काम होता है, ये इसको ट्रांसलेट कर देता है बाइनरी कोड में, और कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करना शुरू कर देता है। और ये कंपाइलर क्या होता है, हम इसको आगे वीडियो में बताएंगे जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अब आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, तो उसमें हम उसके बारे में, कंपाइलर के बारे में तब पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही देखें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। हम ये 3 पॉइंट देख लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, और लॉजिकल थिंकिंग होता है, और कंसिस्टेंसी पे फोकस करना होता है। कंसिस्टेंसी मतलब हमें अपने माइंड को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करें उसको पूरी तरीके से करना चाहिए, ना कि हमें कोड किया आता है। अब हमें मिनिमम 3 दिन से ज़्यादा हमें कोड को नहीं छोड़ना चाहिए। अब फिर इसको सबसे पहले पढ़ने से पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हम दो टॉपिक्स पे देखेंगे। जैसे कि एक हो जाए एल्गोरिदम, एक टॉपिक हो जाएगी एल्गोरिदम हो जाएगी, और दूसरी टॉपिक हमारी होगी फ्लो चार्ट। ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट लगभग दोनों सेम ही होते हैं। एल्गोरिदम में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप इसमें होता है, और ये भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से होता है। तो हम इसको आगे चल कर डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है।
तो एल्गोरिदम के बारे में हम देख लेते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच डिस्क्राइब द स्टेप टू बी फॉलोड टू कैरी आउट एन एक्टिविटी और अ टास्क। यानी कि एल्गोरिदम क्या होता है, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एल्गोरिदम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को और उसको जब उसको सॉल्यूशन निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। हम इस एल्गोरिदम हर जगह यूज़ होता है, हमारे रियल लाइफ में भी यूज़ होता है। तो एल्गोरिदम का यूज़ करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं, यानी कि इसको हम नोट देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप होते हैं। 3 स्टेप इसमें लिखते हैं। जैसे कि पहले क्या करते हैं, इनपुट दिया जाता है, ठीक। कोई भी काम होना तो उसका इनपुट करते हैं। फिर टास्क टू बी परफॉर्म्ड, यानी कोई भी टास्क होता है वो परफॉर्म होता है, टास्क टू बी परफॉर्म्ड। और फिर एक क्या होता है, रिजल्ट प्रोवाइड होता है या फिर आउटपुट इसको कहते हैं हम, ठीक। अब इसको करने के लिए अब इसका हम सिंटैक्स देते हैं। अब सिंटैक्स में कैसे भी लेते हैं, पहले तो यही चीज़ें होती हैं, ये सीरियल वाइज होता है, इसको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए कि हम इसको यहाँ पे स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम कोई भी लिखने पहले स्टार्ट लिख देंगे, फिर हम उसको जाएंगे इधर प्रोसेस, यानी कि टास्क टू बी परफॉर्म, जो भी प्रोसेस होगा हम उसको करेंगे। और फिर थर्ड पे आएंगे हम आउटपुट, यानी कि इंड या फिर स्टॉप, इंड या स्टॉप लिखेंगे। फिलहाल हम इसको ऐसे ये इसको स्टेप बाय स्टेप, मैंने पहला स्टेप हो जाएगा हमारा, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा और ये हमारा तीसरा स्टेप हो जाएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं हम। तो एल्गोरिदम को अब हम एक अपनी डेली लाइफ की रूटीन के बारे में देख लेते हैं कि हम डेली लाइफ में एल्गोरिदम का कैसे यूज़ करते हैं। तो एल्गोरिदम को हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। राइट एन एल्गोरिदम फॉर योर डेली रूटीन ऑफ योर कॉलेज, यानी कि अब हम कॉलेज में जाते हैं तो उसका डेली रूटीन कैसे हम एल्गोरिदम के ज़रिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं एल्गोरिदम के ज़रिए। हम इसमें पहले एक स्टेप लिखते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या लिखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। और फिर स्टेप 1 में स्टार्ट कर देंगे और फिर स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 में हम क्या लिखते हैं, इसको पहले डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर का मतलब वही डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हम कब उठेंगे। लो, ठीक है, हम डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन वेकअप टाइम, हम कितने बजे उठते हैं इसको हम पहले अब डिफ़ाइन कर लेंगे। और फिर स्टेप 3 में हम देखे हैं कि हम क्या करते हैं। स्टेप 3 में जैसे कि अब वेकअप तो कर लिए, तो वेकअप करने के बाद हम देखेंगे अपनी बाइक में चेक करेंगे कि फ्यूल है या नहीं, चेक फ्यूल एंड ऑन बाइक, और बाइक को क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। और फिर स्टेप 3 में देख लेंगे कि हम अपनी पूरी रूटीन को याद करेंगे कि हम कॉलेज रूटीन क्या होती है हमारी। रिमेंबर योर डेली रूटीन और पाथ, यानी कि हम पाथ को, हमारा पाथ क्या है, ठीक। यानी कि हम रास्ते को, किस रास्ते से हमें जाना है ये भी देख लेंगे। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि तो हम स्टेप 5 में क्या करेंगे कि रीच्ड एट कॉलेज, हम कॉलेज तक पहुँचेंगे तो उसको हम स्टेप 5 में डाल देंगे, ठीक। और फिर एक स्टेप 6 होता है। स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, कॉलेज पहुँचने के बाद हम क्या करते हैं, अब अपनी क्लास में इंटर करेंगे। स्टेप 6 में अपनी क्लास में, यानी कि जो भी क्लास होगी आपकी, यानी अब हम लिख सकते हैं इंटर्ड BCA क्लास, ठीक। हम BCA क्लास में इंटर करें। फिर अब स्टेप 6 के बाद स्टेप 7 होता है, जो कि लास्ट स्टेप रहेगा इसमें। अब इसके बाद कोई काम नहीं, हम स्टडी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे डेली रूटीन को करें तो यहाँ पे इसको हम स्टॉप कर देंगे। इसी क्वेश्चन को एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। देखें, जैसे कि हम पहले क्या करेंगे, इसमें स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट और स्टॉप जो होता है ये फिक्स रहेगा। कोई भी एल्गोरिदम आप करेंगे तो स्टार्ट और स्टॉप जो होता है वो हमेशा फिक्स रहेगा। इसके बीच में जो भी परफॉर्म, यानी कि कोई भी टास्क परफॉर्म होगा उसको हमें अपने हिसाब से लिखना होगा। जो भी अब अपने हिसाब से जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे वो लिख सकते हैं। कोई भी टास्क होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक टास्क के बारे में नहीं बताएगा, कोई भी टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं एल्गोरिदम के ज़रिए। तो हम देखते हैं कि हम कॉलेज जाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम उठते हैं। उठने के बाद हम रेडी होते हैं, फिर उसके बाद बाइक का फ्यूल चेक करते हैं, अपने
पाथ को यानी जो भी हम रास्ता होता है उसको याद रखते हैं, और फिर कॉलेज पहुंचने के बाद बाइक को पार्किंग में लगा देते हैं, और पार्किंग में लगाने के बाद फिर हम उसके बाद क्लास में इंटर करते हैं, और फिर यहीं पे हमारा क्या होता है, एल्गोरिथम फिनिश होता है। तो इसलिए हम इसको लास्ट में क्या कर देंगे, स्टॉप लिख देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, और अब क्या होता है। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम एल्गोरिथम को कंप्यूटर में कैसे करते हैं। ठीक है, टेक्निकल कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, दो नंबर को, एक क्वेश्चन ये है, एट टू नंबर्स इंटर्ड बाय यूज़र, जो कि दो नंबर होता है जो कि यूज़र के ज़रिए इंटर किया जाता है। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं कि स्टार्ट और स्टॉप, यानी कि इंड या स्टॉप लिख सकते हैं। हम इसको स्टॉप भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमेशा हर एल्गोरिथम में, हमने आपको बता दिया, हर एल्गोरिथम में स्टार्ट और स्टॉप रहेगा। स्टार्ट इस शुरू करने के लिए होता है, और स्टॉप क्या होता है, एल्गोरिथम को जब ख़त्म करते हैं, टास्क टू परफॉर्म हो जाता है, तब ये होता है। ठीक, तो इसी हिसाब से अब हम देखते हैं एल्गोरिथम स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि एल्गोरिथम को क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे। और डिक्लेयर करने का मतलब है दो नम को डिक्लेयर करेंगे। इंटर बाय यूज़र का होता है, अब इसको ये वेरिएबल होता है। अब ये वेरिएबल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, तो वेरिएबल के बारे में हम अब सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, तब उसमें हम वेरिएबल के बारे में पढ़ाएंगे, वेरिएबल होता क्या है। फिलहाल हम देख लेते हैं कि नम की कोई भी वैल्यू होती है। ठीक है, नम एक वेरिएबल ले लिए और नम टू एक वेरिएबल ले लिए। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें सम करना है। तो ठीक है, अब इसके बाद कंप्यूटर के ज़रिए हमें रीड करा लेना है। नम वन और नम टू क्या गया है, कंप्यूटर क्या करेगा, इसको रीड कर लेगा, और फिर दोनों को रीड करने के बाद क्या करें, फॉर्मूले में लिख देंगे हम सम इक्वल टू नम वन प्लस नम टू। यानी कि नम वन, अब मान लेते हैं नम वन जैसे कि 10 वैल्यू है, और नम टू की वैल्यू है जो 2 है। ठीक, तो हम सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये आंसर आ जाएगा 12। इसी हिसाब से कंप्यूटर जो होता है वो अब इन यूज़र के जरिए, अब इन यूज़र से पूछेगा कि नम वन की वैल्यू इंटर करो और नम टू की वैल्यू इंटर करो। तो हम नम वन की वैल्यू 10 इंटर कर देंगे और नम टू की वैल्यू 2 इंटर करेंगे। तो क्या होगा कि फिर कंप्यूटर क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा, देखेगा कि क्या करना है, उसको सम करना है। तो सम करने के माने कि हमने साइन, इसको सम करा दिया, हमने साइन दे दिया है, प्लस का साइन। तो इसको जैसे ही ये परफॉर्म करेगा अपना टास्क, और टास्क परफॉर्म करने के बाद तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक, जैसे इसका रिज़ल्ट प्रोवाइड कराएंगे, रिज़ल्ट में क्या लिख देंगे, ये जो वैल्यू रहेगी इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, और जब इंटर करेंगे, अब जब इसी प्रोग्रामिंग हम करेंगे तो इसका आंसर कैसे आता है हम उसमें आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम एल्गोरिथम का और भी कुछ क्वेश्चन होता है, देख लेते हैं कैसे और करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। यानी कि कोई 3 नंबर्स दिया होगा, उसमें हमें फाइंड करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे कि हम, ठीक है, हम इसको फाइंड करने के लिए एल्गोरिथम तैयार करते हैं, स्टार्ट करेंगे और स्टॉप करेंगे, इसमें भी वही रहेगा। और फिर इसमें डिक्लेयर कर देंगे वेरिएबल को ABC। ठीक, ABC, और फिर रीड कराएंगे हम दोनों ABC को, और फिर इसको प्रोसेस करने के लिए, इसमें देख लो, प्रोसेस करने के लिए हमें एक अलग कुछ लगा है। देखो यहाँ पे लगा है इफ़, एल्स इफ़ और इल्स का स्टेटमेंट का कुछ यूज़ किया गया। ये एक स्टेटमेंट है, और इसको यूज़ करने के लिए, और इस क्वेश्चन दे दी गई, इनमें से, इन दोनों में से बताओ कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम 3 नंबर दिया, इसमें से नंबर बड़ा बताना है, तो इसमें हम इफ़ इल्स कंडीशन का यूज़ करते हैं। इल्स इफ़ कंडीशन होती क्या है, हम इसको और डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक, इफ़ स्टेटमेंट उसको कहते हैं जब कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है, यानी कि कंडीशन हम रखते हैं कि ए या दो कंडीशन होती है, ए और बी। तो उसमें देखते हैं कि ए और बी में कौन सी कंडीशन क्या होती है, बड़ी होती है। तो जो बड़ी होगी मान लेते हैं अब, व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। फर्स्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू अगर हो गई, यानी कि ए अगर बी से बड़ा है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। नहीं तो फिर क्या होगा, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ होगा। अरे नहीं, इल्स का, इफ़ स्टेटमेंट का हुआ तो इल्स का यूज़ होगा। ठीक, इल्स में देख लेते हैं कि अब जब पहली वाली कंडीशन अगर फॉल्स निकली, यानी कि पहली कंडीशन इसमें तो ट्रू होगी, तो इफ़ कंडीशन क्या होगा, डिस्प्ले करा देंगे। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन अगर ट्रू निकली, यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, फॉल्स हो गई, व्हेन, तो इसमें क्या होता लिखा है, व्हेन फर्स्ट कंडीशन और प्रीवियस कंडीशन
यानी कि पहली कंडीशन या उससे पहले वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए व्हेन और प्रीवियस कंडीशन इज़ फॉल्स, यानी कि पहली कंडीशन होती है वो अगर फॉल्स निकले तो क्या आ गया, हम क्या कराएंगे, ये अगर पहली कंडीशन इसमें ट्रू निकली तो हम इसको प्रिंट कराएंगे, नहीं तो फिर क्या आगे व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ये ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको नंबर में देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 इज़ ग्रेटर देन 2 तो ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन इसमें क्या आता है 2 इज़ ग्रेटर देन 10 तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स हो जाएगी। तो यानी कि ए की वैल्यू जो 2 है और बी की वैल्यू 10 है, तो इसमें क्या होगा, क्या कराएंगे हम प्रिंट, 2 बी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, यानी कि इल्स के स्टेटमेंट जो होता है वो प्रिंट हो जाएगा। और इसमें एक और स्टेटमेंट आता है जो कि इल्स इफ़ स्टेटमेंट कहलाता है। इल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें जब मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, जैसे कि ए बी सी, हम 3 कंडीशन इसमें होती है, यानी कि अब इन तीनों में से पता करना है कि कौन सी कंडीशन बड़ी है। इसमें तीनों कंडीशन को फाइंड करने के लिए हमें इस कंडीशन का इल्स इफ कंडीशन को यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि पहले में क्या हो जाएगा, पहले अगर कंडीशन रहेगी, यानी कि हमने पहले लिखा इसमें कि अगर ए वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो ए वाली प्रिंट हो जाएगी, अगर ए वाली फॉल्स है तो बी वाली प्रिंट हो जाएगी इल्स। लेकिन अब यहीं भी अगर इसमें 2 कंडीशन है तो एक अगर सही है तो दूसरी वाली, एक बार अगर गलत है दूसरी वाली सही रहेगी। लेकिन अगर 3 कंडीशन आ जाएगी तो इसमें क्या आता है, दूसरे में भी कंडीशन लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो क्या कहता है, इल्स वाली कंडीशन प्रिंट नहीं होगी। इसको हम इफ़ एक ले लेते हैं, एक बी और सी, यानी 3 कंडीशन हमारे पास हो गई है। अब इसमें से तीनों में से पता करना है कि कौन सी सबसे बड़ी कंडीशन है, तो इसी हिसाब से ए इज़ ग्रेटर देन बी लिखेंगे। तो अब इसको क्वेश्चन में आकर देख लेते हैं क्या होता है। तो हम देख लेते हैं कि अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, हमने स्टार्ट करा दिया, स्टार्ट स्टॉप दोनों में रहेगा, इसमें दोनों ये रहेगा, और डिक्लेयर करा दिया वेरिएबल को, और फिर इसको रीड करा लेंगे। फिर इफ़ की कंडीशन यहाँ पे देखो 3 अब इसमें 3 नंबर दिया गया है तो इसमें फाइंड कर रहे हैं, ठीक। हम इफ़ की कंडीशन लिखते हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड का हम डबल एंड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एंड का मतलब हम प्रोग्रामिंग में आ गया डबल एंड का यूज़ करेंगे। नॉर्मली जैसे हम एंड का यूज़ करते हैं ना, उसी को एंड को हम इसमें डबल एंड का यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, यानी कि ए अगर बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तब क्या होगी, ए प्रिंट करा देंगे, ए की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। यानी कि ए की वैल्यू अगर 10 है और बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू मान लेते हैं 3 है, तो अब जाहिर सी बात है ए की वैल्यू 10 है तो बी की वैल्यू से भी बड़ा है ये, और इससे भी बड़ा हो जाएगा, सी की वैल्यू से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 10 है, 10 इज़ ग्रेटर देन 2, 10 इज़ ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले ए इज़ लार्जेस्ट। लेकिन अब इल्सिफ में कंडीशन में क्या आ जाएगा, बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। लेकिन अब यहाँ पे एक और कंडीशन लिखेंगे कि बी इज़ ग्रेटर देन, यानी कि बी की वैल्यू अगर, यहाँ पे देख लेते हैं, बी की वैल्यू अगर 10 दे दी जाए, ठीक है। यहाँ पे इसको इन्वर्स करें, आप लोगों ने दिया है कि बी की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू मान लेते हैं और इसको ए की वैल्यू मान लेते हैं और इसको सी की वैल्यू मान लेते हैं। तो बी की वैल्यू अगर ए से ज़्यादा है और बी की वैल्यू सी से भी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू के क्या करते हैं, प्रिंट करा देंगे या फिर डिस्प्ले करा देंगे। और इसको डिस्प्ले कैसे कराना होता है वो हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे जब प्रैक्टिकल इसका करेंगे तो, ठीक है। और फिर अगर दोनों में अब क्या कहता है, सी की वैल्यू अगर ये सी की वैल्यू हो जाए, ठीक, और ये सी की और ये बी की वैल्यू हो जाए, यानी कि तीसरी कंडीशन इल्स कंडीशन में क्या होती है कि अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू भी अगर लार्जेस्ट ना हो, यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू ना हो तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, सी वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रिंट हो जाएगी। इसमें कोई कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी हम जैसे देख लेते हैं डेली लाइफ में, अगर कोई पास हुआ है तो पास हो जाएगा, नहीं तो फिर होगा वो फेल हो जाएगा, ठीक। इन दोनों में कोई एक कंडीशन होगी, अगर इसी 3 कंडीशन होगी, फर्स्ट डिवीज़न रहेगा, नहीं तो सेकंड डिवीज़न आएगा, नहीं तो थर्ड डिवीज़न में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से और थर्ड डिवीज़न वाली कंडीशन में लिखना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर जाहिर सी बात है कोई बंदा अगर फर्स्ट डिवीज़न में है, फर्स्ट डिवीज़न में भी नहीं है, सेकंड डिवीज़न में भी नहीं है, तो उसको ऑटोमेटिक थर्ड डिवीज़न में होना ही होना है, ठीक। तो इसी हिसाब से इल्स वाली कंडीशन में हम यही कर दें, वो ऑटोमेटिक प्रिंट करके लेगा। हमको आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा खुद से, ठीक है।
तो इसमें देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन दे दिया हमने, आप लोग ये परफॉर्म कर लीजिएगा। देखिए सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स इंटर्ड बाय यूज़र, जैसे कि हमने ऐड किया था उसी हिसाब से सब्ट्रैक्ट भी इशू करना। और फिर राइट एन एल्गोरिथम टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन में कुछ अलग नहीं है, ये थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे कि हमने ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें उसी हिसाब से इसमें जितना कैलकुलेशन होता है, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलस, ये सारी चीज़ें हम क्या कर देंगे इसके अंदर परफॉर्म कर देंगे, एक ही साथ उसको कर देंगे, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन हो जाता है। और फिर एल्गोरिथम, अभी थर्ड क्वेश्चन एक है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला है वो उस फार्मूले के हिसाब से आप लोग इसको परफॉर्म कर लीजिए। इसमें भी कुछ करना, पहले इसको ए बी और डिक्लेयर कर लेना, ए बी या एल बी कर लेना, लेंथ इंटू ब्रीथ के हिसाब से आपने एरिया नहीं, फिर एरिया के अंदर क्या कर देना, जैसे रिजल्ट के अंदर ए प्लस बी कर दिया था वैसे ही एरिया के अंदर क्या कर दे, स्टोर करा देना एल इंटू बी।